जी हाँ, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि इसमें सामाजिक कहानियाँ हैं जो मैट्रिक में 8 से 10 नंबर फिक्स है। ठीक है, उस सामाजिक कहानियाँ है हिंदी पाठ्य पुस्तक में, यानी बात करेंगे कि हिंदी पाठ्य पुस्तक में उसका अलग ही बुक है एकदम पतला सा, उसमें 5 वो कहानी है जो सब सामाजिक है। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है कि दही वाली मैडम माना, अरे दही वाली मगम्मा, सॉरी। ठीक है, तो दही वाली मगम्मा के बारे में अगर बात करेंगे तो दही वाली मगम्मा में देखेंगे कि मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में दही वाली मगम्मा कहानी, इनका लेखक हैं कि श्रीनिवास। श्रीनिवास। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को देखें। पहले इसके बारे में परिचय कि दही वाली मगम्मा में क्या क्या होता है, जिसे देखें कि दही वाली मगम्मा की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए दही वाली मगम्मा में सबसे पहले अगर बताया गया है तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से कि दही वाली मगम्मा जो है, ठीक है, इसके लेखक परिचय के बारे में पहले देखते हैं कि लेखक के बारे में क्या क्या बताया गया। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी लगेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको लेखक परिचय सबसे पहले समझते हैं हम लोग। तो लेखक परिचय दिया हुआ यहाँ कि दही वाली मगम्मा लेखक परिचय स्मार्ट स्टडी बाय दीपक सर। ध्यान दीजिए इसमें कि अब बात करेंगे कि दही वाली मगम्मा में सबसे पहले दिया हुआ है, जो देखिएगा, ठीक है, कि सबसे पहले है कि दही वाली मगम्मा के लेखक हैं श्रीनिवास। श्रीनिवास, तो श्रीनिवास जी के बारे में अगर सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इनके बारे में लेखक की पता होना चाहिए कि श्रीनिवास जी हैं, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, ये कैसी कहानी है, कहाँ की कहानी है दही वाली मगम्मा, इसके बारे में परिचय करते हैं। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम, ठीक है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। यहू ना याद रहेगा ना, तो याद रखना कि श्रीनिवास जी मास्ती करते थे बैंकटपुर में। कहाँ में? बैंकटपुर में। तो मास्ती करते थे बैंकटपुर में, यानी मास्ती वेंकटेश अयंगार, यानी श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी, 6 जून 1891 ईस्वी कोलार के कर्नाटक में हुआ था। कोलार के कहाँ में? कर्नाटक में। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका था। देहावसान के मतलब कि चल बसे थे। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए कि वो एक कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक है, यानी सीधी सी भाषा में देखिए, उनका जन्म हुआ कोलार के कर्नाटक में। तो कर्नाटक में भाषा बोला जाता है कन्नड़। तो पूछता है कि दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है, तो कन्नड़ कहानियाँ। कैसी कहानी? कन्नड़ कहानियाँ, याद रखना है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्ना कथेगलू को सन 1968 में पुरस्कृत किया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कहानी, कन्नड़ कहानियाँ, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सवार ली गई है। इस कहानी के अनुवादक हैं B.R. नारायण। B.R. नारायण। ठीक है, तो ये लेखक परिचय के बारे में हम लोग देख चुके थे। तो लेखक परिचय जो हुआ ये पढ़ लिए ना। तो लेखक परिचय में सबसे पहली बात दही वाली मगम्मा में इसका देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जब भी देखेंगे तो इसमें देखिए कि बोध और अभ्यास जो आपका बुक वाला टोटल है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि सबसे पहले अगर बात करेंगे तो दिया हुआ है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि मगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा, मगम्मा के बहू कौन? नजम्मा। ठीक है, ध्यान देना है। अब मगम्मा के जो है ना बहुत बात करेंगे तो एक बेटा, ठीक है, तो वो भी बेटा है जो क्या हुआ कि बेचारी बुढ़िया को धीरे धीरे इन लोग छोड़ दिया। छोड़ने का कारण है कि बार बार सास बहू में लड़ाई झगड़ा होते रहा, जिसके कारण क्या हुआ कि बेटा को दबाव मिला। बेटा बोला कि ठीक है अम्मा, तुमको जो मन है वो कर ले। और माँ जब आती है दही बेच के, बेंगलुरु शहर में दही बेचने जाती थी, जब दही बेच कर आती है तो देखती है कि मेरा सब बर्तन वगैरह सब अलग किया हुआ। ठीक है, तो देखिए माँ के बताते हैं कितनों बड़ा गलती हो जाए माँ से, लेकिन देखो माँ होती है जो माँ होती है, तो कभी भी माँ की ममता हमेशा, देखिए गुस्सा शुरू में आता है लेकिन बाद में पछतावा आता है। और ये बात करेंगे तो ये आपको आगे बहुत प्रभाव पड़ता है इस स्थिति में, क्योंकि देखो जिस माँ ने 9 महीना कोख में रखकर एक बेटे को जन्म दिया, उसके बाद वो बेटा उसको जब दुख देता है तो कितना सहन करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। अभी तक इतना उम्र तक सबको देखते हैं ना, सब चीज़ कपड़ा लत्ता किस तरह से पर्व है, तो किस प्रकार से बेटा रह रहा है, कहाँ रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है। ठीक है, तो सब चीज़ ध्यान देना पड़ता है, एक माँ की ममता। ठीक है, तो माँ होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या करा है कि मगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा को पोते को लेकर डांटा था। ठीक है, एक दिन अपने बेटे की किसी गलती पर उनकी माँ नजम्मा उसे पीट रही थी। पहले तो कुछ देर मगम्मा चुप रही, किंतु जब रहा ना गया तो मगम्मा ने बहू से कहा, जैसे कि अगर आपको भी मार रहे होंगे ना तो दादी हो जाओगे ना
तो दादी दम पूरा मम्मी से लड़ने लगेंगे, क्योंकि दादी माँ होती है, वो जब भी देखना लड़ाई अथी मारते पीटते पोता के एकदम सबसे प्रिय होती है दादी पोता के। ध्यान रखिए, क्यों रे राशि ये छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? दादी बोल दी गुस्सा में, ये राक्षसी शब्द रा से रामायण बन गए बबुआ। ध्यान दो में फिर है कि बस बाहू चढ़ बैठी, यानी बाहू दम हाइट एंड डिस्टेंस करे लगे। ध्यान रखिए, खूब सुनाई उसने, वो कही कोचिए कि अब बाहू के लगा कि अब आने दो, हम उनको कहेंगे। ठीक है, ये बोले कि ठीक है हम आने दो, बेटा को बोलेंगे कि बेटा ऐसे ऐसे बोलती है, ठीक है, कि अलग कर देंगे, ये कर देंगे। तो वो भी बोले कि आवे तो हम अब घर वाले को कहेंगे। ठीक है, तो अब समझिए, वो कहती है हम अपना बेटा को कहेंगे, वो कहेंगे कि हम अपन के कहेंगे। ध्यान रखिए, जब मगम्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर वाले की माँ हूँ, तो बहू ने भी कहा मैं भी इसकी माँ हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या रहा कि मुझे क्या अक्ल सिखाने चली है? बात बढ़ गई। जब मगम्मा ने बेटे से शिकायत की तो उसने कहा वह अपने बेटे को मारती है, तो तुम क्यों उस झगड़े में पड़ती हो? बताओ, बेटा नालायक क्या बोला। बेटा मती मगम्मा आई तो बोली मती बेटा को कि बेटा इसको मार रही थी, हमने बोला तो ये बोलने लगी। तो ये बोलती है कि बेटा क्या डांट देता है माँ को कि मारे या जे करे, तुमको क्या भर पड़ता है? बताओ, ये बात को बुरा रहेगा। तो मगम्मा ने कहा बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है। बस उसी दोपहर बहू ने मगम्मा के बर्तन भाड़े अलग कर दिए। अब कर दी कि ओकर मुँह पर बोल दिया, बीबी के मुंह पर कि मारती है तो आपको कहला भार पड़ती है माँ, आप कुछ नहीं बोलने जाएगी। अब ओकरा तो मन बढ़ गया। ठीक है, अब मन बढ़ गया कौची कि जब ये अथी गया बेटा कमाने के लिए निकला, तो दोपहर में देखता है कि लगले ही सब चीज़ बर्तन वगैरह अलग कर दी बुढ़िया बेचारी को। ठीक है, तो बुढ़िया बेचारा अपना दम पे सब चीज़ किया। ध्यान दीजिए, आगे कहा है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। ये एगो अलग पगलाल था बीच में। ठीक है, बार बार है जे पियांक लड़का, ये जुआड़ी लड़का है जे कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो। ठीक है, ध्यान दीजिए कि रंगप्पा कौन था। ध्यान दीजिए, रंगप्पा एक जुआरी लड़का था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। ध्यान देखिए, रंगप्पा थी, देखिए रंगप्पा के गांव का आदमी था। ठीक है, यानी बोलेंगे कि रंगप्पा है जो वो गांव के आदमी था, बड़ी शौकीन तबीयत का। शौकीन के मतलब क्या करे कि टाई हुई लगा के अब बैठा रहता था कुइयाँ के पास। कुइयाँ था अमराई के कुआं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको पता चल गया ना कि बेटा बहू से अलग हो है बूढ़ी, अब बहुत पैसा कमाती है, तो इस चक्कर में पड़ गया। ठीक है, और मगम्मा के आज तक बताया कि मगम्मा के जो पति थे ना, वो आज तक लगाए नहीं थे। लगाने का मतलब है कि वो दूसरा के चक्कर में रहते थे। ध्यान रखिएगा सीधी सी भाषा में। ठीक है, और दूसरा के चक्कर में इसीलिए उनको कहा गया गली के कुत्ते की तरह। ठीक है, और ये पगला का करे रंगप्पा कि जाके कोई में भी बैठ के या कमेंट करे। ठीक है, और मगम्मो काम नहीं था कि मगम्मा नजम्मा के, ध्यान दीजिएगा, मगम्मा नजम्मा यानी बहू के दिखावेला, ये मगम्मा पहले बेचारी जितना पैसा कमाती थी ना, इस सब बेटा को बहू के कर्णफूल पायल कौची तौची सब बना के दे देता था। लेकिन ये सोच ली कि आप मेरा दिखाते हैं कि कितना बड़ी घर की बेटी है ये। ठीक है, ये मगम्मा भी बोलती है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, यानी कि इनका हस्बैंड जब तक कमाते थे इनको एगो साड़ी नहीं मिला। ये बेचारी आज तक अपने दम पर थी। अब कहा कि पैसा रखे कहाँ, ला बेरा हम छमकावा ही बड़ा घर के जे। ठीक है, ये बाहू के दिखावे ला का कि माखमल के ब्लाउज सिवाई। ठीक है, 7 से 8 रुपया में, और साड़ी उड़ी अच्छा से लेके अब पहन ली, जब रेडी हो गई। ठीक है, और रेडी हो के जब दिखाती है ना, तब है जो वो बेचारी कोठा पर रही नीचे झोपड़ी में, ऊपर ही से मुँह ऐंठ रहे होंगे, मुँह ऐंठते रहा। ठीक है, यानी मुँह ऐंठते रहा, वहाँ बड़ा जलन होता है कि नहीं, ठीक है अले बुढ़िया हमारा देने वाले था जे कम से कम कुछ पैसा वैसा दे वाले। ठीक है, अब मेरा तो सोच में पड़ गया। लेकिन जब पैसा ही अच्छा खासा कमा लेती थी, सब बात जाके लेखक के माँ से कहती थी कि जानती है लेखक की माँ कि आज जो है रचसिनिया है जो ऊपरे से तौक रही थी, हम पहन के गए कपड़ा था। ठीक है, ध्यान दीजिए, और मगम्मा भी मगान किया, अरे पैसा कमाए तक किस काम का, जब बेटे काम नहीं दिया तो लावे मिठाई उठाई खूब खाए। ठीक है, मज़ा से रहे। लेकिन क्या हुआ कि जान गया था ये रंगप्पा, ये जुआरिया लड़का। ठीक है, ये जान गया था कि मेरा पास रुपया पैसा रहता, इस चक्कर में पड़ गया। अब पहन के जा रही थी, कौची कहता है कुएं में फिर बैठ के कि जा रही थी, बोले कि क्यों रे मगम्मा बहुत स्मार्ट लग रही है। ठीक है, आजकल कहाँ जा रही है। ठीक है, हाथवा पकड़ के दूसरा दिन बैठा लेता है बगलवा में कि बैठो ना मगम्मा कुछ बात करनी। आप है जे फिर अगला दिन
डर से ये पैसवा लुका के चले। अब जाके कहती है कुछ लेखक के माँ से कि जानती है कि एक लड़का है जो मेरा चक्कर में पड़ल, ठीक है, कि आज हाथ पकड़ के बैठा लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसको मन में फूटने लगा कुछ, ठीक है, कि आज तक हमारे पति है जो हाथ नहीं पकड़े हैं, ये है जो हाथ पकड़ के बैठा रहा है, ठीक है। तो बोलती है कि आगे बढ़ गई, फिर बात जाके बताई, डर से ही पैसवा रख के आवे लेखक के माँ के दे दे, ठीक है। आई तो जुआरिया पड़ल था कुछ के लिए, पैसा के फेरा में, ठीक है, कुछ रुपया पैसा ठगना चाहता था, ठीक है। तो नहीं कोई गलत नहीं सोच रहा है। फिर देखिए फिर था क्या कि रंगाप्पा का किया कि इस चक्कर में पड़ा ना, तो रंगाप्पा कुछ कहता है कि पूरा मखमल के ब्लाउज पहन के कहाँ जा रही है, पूरा स्मार्ट लग रही है। तो इतने में मगम्मा कहती है कि तुम रे जुगाड़ी लड़का, ठीक है, तुम गले में फांसी के फंदा लगा के घूमता है तो हमको क्या कहता है, ठीक है, फांसी के फंदा टाई को बोले, ठीक है, कि तुम अपने गले में फांसी के फंदा लटकाए हुए तो नहीं कहता है, ध्यान दीजिए। तो रंगप्पा उसी के गांव का आदमी था, बड़ा शौकीन तबीयत का, कभी कभार जुआ भी खेलता था, यानी रंगप्पा एक जुआरी लड़का था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब उसे पता चला कि मगम्मा बेटे से अलग रहने लगी है तो वह मगम्मा के पीछे पड़ गया। एक दिन उससे हाल चाल पूछा और बोला कि मुझे रुपये पैसों की ज़रूरत है, देगी, ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी दे दो लौटा दूंगा। फिर कह रहा कि मगम्मा ने, ठीक है, मगम्मा ने जब कहा कि पैसे कहाँ हैं तो बोला कि पैसे यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या फ़ायदा। दूसरे दिन रंगप्पा ने अमराई के पीछे रोक कर वाह पकड़ लिया। वाह पकड़ के कहता बैठो ना मगम्मा, ठीक है, ध्यान दीजिए। कहा जरा बैठो मगम्मा, जल्दी क्या है, ठीक है। दरअसल रंगप्पा लालची और लंपट दोनों ही था, ठीक है। अब तो एक मान दम गदगद हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर है कि इसमें कि अब एकरा का किया कि जब देखा कि वो लड़का ठग लेगा पैसा, ये बहू के पता हो गया, तब बहू मनावे ला। अब सोचा कि इसको मना लेते हैं ना तो सब पैसा दे देगा उसको। ध्यान दीजिए कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो तरीका क्या अपनाया जो सुनिएगा कि अब सोचा कि कोई फायदा है नहीं लड़ाई झगड़ा करने से, कि जो पैसा रुपया मिलता था जो अब बुढ़िया देती नहीं है हमको, तो इससे अच्छा है कि मिल जाते हैं ताकि ये कुछ फायदा होवे। तो क्या किया कि धीरे धीरे पोता को यानी बेटा को धीरे धीरे भेजे लगा दादी माँ, फिर ठीक है, धीरे धीरे जेते तो कुछ होगा, ओकर कटोरा एकरा, फिर ओकर कटोरा एकरा, फिर ओकर कटोरा एकरा, फिर तोरा फिर हमर कटोरवा हवा करता है ना, वैसे तोरा भी हमर तसला हवा, वैसे करते करते दोनों साथे रहने लगेगा। देखिए यानी बेटे को ढाल बनाया, पोते को ढाल बनाया। देखिए बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीके ना अपनाया। पोते के लिए लड़ाई हुआ, पोते के लिए मिला। ध्यान दीजिए, पोते से मिला, यानी कि जो हुआ जो सही हुआ, जो हुआ जो सब सही हुआ। बहू को जब पता चला कि रंगप्पा उसकी सास मगम्मा के पीछे पड़ गया है तो उसके कान खड़े हो गए। उसके कान क्या हो गए? खड़े हो गए। जब उसको पता चला कि पीछा पड़ गया है तो उसको कान खड़े हो गए। ध्यान रखिए क्या कहता है, कान खड़े हो गए। कहीं सास के रुपये पैसे रंगप्पा ने ले ले, इस आशंका से वह बेचैन हो गई। तब उसने योजना बनाई और अपने बेटे से कहा कि जा दादी पास तुझे मिठाई देती है ना, अगर मेरे पास आया तो पीटूंगा। क्या करूंगा? पीटूंगा। बस बच्चा मगम्मा के पास आकर रहने लगा। मगम्मा भी उससे चाहती थी। एक दिन पोता जिद कर बैठा कि मैं भी बेंगलोर जाऊंगा, यानी मैं भी बेंगलोर चलूंगा दही बेचने। मगम्मा क्या करे, माथे पर टोकरा यानी टोकरी, बगल में बच्चा, मुसीबत हो गई। तब बेटे बहू ने आकर कहा कि उसी दिन गलती हो गई माँ, यूँ कैसे चलेगा। मगम्मा अब खुशी खुशी बेटे बहू के साथ रहने लगी। धीरे धीरे बहू ने शहर में दही बेचने का धंधा भी अपने हाथ में ले लिया। उसकी मांगसा पूरी हो गई। यानी देखिए क्या हुआ जी कि एक माँ के जो बिजनेस था वो बिजनेस अपना घर में रह गया, मिल के रही तो। अगर मिल के नहीं रहता तो बेचारा बूढ़ी भी हो चुकी थी, बेचारी धीरे धीरे अपना काम धंधा को छोड़ देता, ठीक है। और जिस प्रकार से अनाथ आश्रम हो या जैसे हो अपना जीवन तो व्यतीत करता, क्योंकि इसका पीछे कोई सहारा था नहीं। तो इससे अच्छा है कि मिल गया तो अपना घर में बिजनेस भी रह गया, और एक माँ को सेवा एक बेटा ही कर सकता है और एक बेटी ही कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। फिर अनाथ आश्रम में गोड़ने से, इधर उधर जाने से माँ को कोई फायदा नहीं रहता। ध्यान दीजिए। तो इसीलिए माँ पर गुस्साइए लेकिन ध्यान दीजिए माँ को, ठीक है, ध्यान दीजिए। इस कहानी का कथावाचक कौन है? तो मगम्मा है। कौन है? मगम्मा। ध्यान दीजिएगा। फिर है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, जो बताया है कि इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। लेखक की माँ प्रस्तुत कहानी का द्वितीय केंद्रीय चरित्र है। कहानी की कथा वस्तु लेखक की माँ के द्वारा ताना बाना बुना गया। मगम्मा जब दही बेचने के
लिए आती है तो लेखक के घर आती है और बढ़िया दही कुछ ना कुछ बेचकर जाती है। धीरे धीरे मंगम्मा और लेखक की माँ ने घनिष्ठता बढ़ती चली गई। यानी देखिए, मंगम्मा दही बेचती थी बेंगलुरु शहर में और प्रत्येक के घर में जाती थी तो कहती थी कि दही लोगी माँ जी, ठीक है। और वो बात करेंगे कि वो दही बेचती थी बारी से, कुछ इसे बारी से पूछता है कि बारी किसे कहा गया है, तो रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना को बारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारी, ध्यान रखिएगा। फिर है कि मंगम्मा अपने घर गृहस्थी का सारा हाल सुनाती है और लेखक की माँ उसे कुछ ना कुछ सुझाव देती है। सास और बहू के अंतकलह से परिवार बिखर जाता है। बेटे को समस्त सुख अर्पित करने वाला माँ के आते ही बेटे से अलग हो जाती है। मंगम्मा के अर्थव्यवस्था को सुनकर लेखक की माँ का मन भी बोझिल हो जाता है। ममता की मूर्तिमान रहने वाली नारी दुर्गा क्यों बन जाती है, इसके बारे में चलिए हम बताते हैं साधारण भाषा में। आप क्या लिखिएगा, सुनिए कि माँ कथावाचक की बात करेंगे तो माँ कथावाचक में इसमें देखिएगा कि मंगम्मा में क्या हुआ कि जब इनका मन उदास हुआ तो ध्यान दीजिए क्या हुआ हाल कि मंगम्मा है जो सब स्थिति देखते चला गया धीरे से। ये बेचारी अपना बाल बच्चा को पोषने के लिए सब चीज़ कपड़ा लत्ता जैसा तैसा पहन के अपना धीरे धीरे, क्योंकि घर की स्थिति दयनीय था तो सब चीज़ करने पड़ा, सब चीज़ त्यागना पड़ता है। आप फटे कपड़ा नहीं पहनिएगा लेकिन माँ पहन लेगी आपको पहनाने के लिए। ध्यान दीजिए क्या हुआ हाल कि इस स्थिति में क्या हुआ कि सब अनुभव कर चुकी थी कि हम गंदे से रहे ना, जो मेरा हस्बैंड धीरे धीरे छोड़ दिया और किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गया। तो ये दूसरे के जो चक्कर में पड़ा, इस स्थिति में क्या हुआ कि मंगम्मा को सब अनुभव हो गया था कि अगर पति को बस में करना है तो कैसे करना है, यानी पति को अपनी कब्र में। तो पति को बस में करने के लिए कई गो कारण बताया, जो सुनिए। पहला बताया कि और सब बताता है गाँव में कि ना कहता है कि कर ले है हमर वाला के, ठीक है, यानी कि हमर वाला के कर दल के भगत भक्तिनी से दिखवा दिया है कि हमर बस में राजा, ठीक है। तो बताते हैं कि टोना टोटका कर देना चाहिए। दूसरा बात बताता है कि अच्छी अच्छी कपड़े पहन कर रहना चाहिए और उनकी स्वाद को चीज़ बना कर देना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी पति खुश हो तो सब वस्तु एक बार मंगा लेना चाहिए, ठीक है। और घर में एकदम स्मार्ट बनकर रहना चाहिए, फूल इत्र इत्यादि लगाकर, ठीक है। फिर बताती है क्या कि अगर पति खुश हो तो सब चीज़ मना लेना चाहिए और उनका ज़रूरत पड़े तो 1-2 रुपया थमा भी देना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये पति को बस में करने के लिए उपाय बताएं। अब है कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मंगम्मा के बारे में ये लिखना होगा कि किस शहर से बिलोंग करती है, क्या करती थी, दही बेचती थी। तो देखिए, मंगम्मा प्रस्तुत कहानी का प्रमुख केंद्रीय चरित्र है, ठीक है, केंद्रीय चरित्र है। कहानी की कथा वस्तु इसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। पति से विरक्त रहने वाली मंगम्मा शायद कभी ऐसा नहीं सोची होगी कि उसका बेटा पत्नी के दबाव में आकर उसको छोड़ सकता है। पत्नी का श्रृंगार पति हैं। मंगम्मा और उसकी बहू इस तथ्य को भली भांति समझती है। मंगम्मा दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है। दही लेकर वह अपने गांव से शहर जाती है। शहर का नाम है बेंगलुरु, ठीक है। और उसे बेचकर जो आमदनी होती है उसी में वह कुछ संचय रहती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। फिर है कि वह जानती है, ठीक है, कि वह जानती है कि पैसा ही उसका अपना जमा पूंजी हो। वह भोली भाली और संहिता वाली नमी है। अपने पोते के प्रति उसका अधिक झुकाव हो। वस्तुतः मानव मूलधन से कहीं अधिक ब्याज दर पर जो जोर देता है। वह अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहती है। मंगम्मा द्वारा बार बार उसका पीछे करने पर भी अपने कर्मपद से विचलित नहीं होता है। यानी कि बात करिए, देखिए यहाँ से कि एक लड़का जो है रंगप्पा, वो उतना पीछा भी किया लेकिन इनको दम कर्म जो था, ये कर्म से बेचारी भटकी नहीं। मेरा पति छोड़ दिया उसके बावजूद भी ये अपना बात को मानते रहे, ठीक है, क्योंकि क्या फ़ायदा है वो सब चीज़ से, क्योंकि शुरू से ही कष्ट काटते आई बेचारी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कर्मशील होता है यानी कि सबके प्रति वो कर्मशील में मन लगा के रहना चाहिए उस सब चीज़ में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसमें कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो अभी बताएं इसका ऊपर में, ठीक है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण के बारे में कि दही वाली मंगम्मा के बारे में है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि दही वाली मंगम्मा के रचयिता कौन है, तो श्रीनिवास। श्रीनिवास, कौन दिक्कत। फिर वाह, ध्यान दीजिए, दूसरा है कि श्रीनिवास साहित्यकार हैं, कन्नड़ कहानी क्योंकि कर्नाटक के हैं, ठीक है। मंगम्मा वर्षों से हमें क्या दिया करती थी, दही, ठीक है। मंगम्मा पगम्मा के मार्क पगम्मा बना देंगे, नजम्मा। मंगम्मा नजम्मा की कौन थी, तो ये बोलेंगे बहू। कुछ थी बहू, यानी पुत्र वधू, यानी बेटा के पत्नी। ध्यान दीजिए।
फिर है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। नहीं याद रहेगा तो श्रीनिवास जी मास्ती करते थे वेंकटपुर में, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। फिर है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला है कि जितना झगड़ा होता है उतनी बातें बढ़ती है। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए कि दही वाली मगम्मा कहानी के रचयिता श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम भारती नर मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास कन्नड़ साहित्यकार हैं। मगम्मा वर्षों से क्या बारी में दही दिया करती थी। शादी के बाद बेटा अपना रहता अपना हो जाता है। ठीक है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए कि रंगप्पा कौन था और वह क्या चाहता था। यानी रंगप्पा मगम्मा के गाँव का जुआरी लड़का था और मगम्मा से रुपया पैसा चाहता था, कर्ज चाहता था। फिर समझिए कि सास बहू के बीच झगड़े में लड़ाई में मगम्मा के बेटे ने किसका साथ दिया। ठीक है, तो सास बहू की लड़ाई में मगम्मा के बेटे ने अपनी पत्नी का साथ दिया। फिर समझिए मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा ने झगड़ा क्यों हुआ, कि मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा में पोते की पिटाई को लेकर झगड़ा हुआ। मगम्मा की बहू नजम्मा ने अपनी सास से क्यों समझौता कर लिया, तो मगम्मा की बहू नजम्मा ने अपनी सास से इसलिए समझौता कर लिया कि कहीं सास दूसरे व्यक्ति को रुपये न दे दे। के करा ओकरे ना ये वाला का चटैया लगा के जब हाथवा पकड़ लिया था, ओकरे से डर था बहू से। ध्यान दीजिए मगम्मा कौन थी, तो मगम्मा बारी में दही, मगम्मा एक ग्रामीण महिला थी। ठीक है, और बोलेंगे कि ये बारी से दही दिया करती थी बेंगलुरु शहर में। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसी में हम लोग को देखना है कि दही वाली मगम्मा कहाँ। चलिए, तो इसमें हम अभी बताएं कि दही वाली मगम्मा जो लेखक श्रीनिवास जी हैं, तो ये बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो उसके बारे में लेखक परिचय हम लोग पढ़े और उस बात करेंगे कि उस किताब को बारे में देखें कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें है कि वर्णिका भाग 2 हिंदी का है कि दही वाली मगम्मा ऑब्जेक्टिव है। ध्यान दीजिए कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा कि लेखक हैं कि श्रीनिवास। फिर है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो श्रीनिवास जी मस्ती करते थे वेंकटपुर में, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। फिर है कि दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो हो जाएगा मगम्मा। कौन, मगम्मा। फिर है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो भाषा हो जाएगा आपको कन्नड़। कौन सा भाषा, कन्नड़। फिर है कि मगम्मा क्या काम करती थी, तो ये बेचारी दही बेचती थी। ठीक है, फिर है कि मगम्मा किस शहर में दही बेचती थी, तो शहर का नाम है बेंगलुरु में। ठीक है, फिर 7 नंबर है जो ध्यान दीजिए कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो आंसर बोलेंगे वेंकटपुर के। ठीक है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा। ठीक है, आगे है कि मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो बोलेंगे कि पोते को लेकर। ठीक है, अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, तो रास्ता में। ये जे पड़ी अमराई के कुआं में गहराई खोज रहा था वो लड़का। फिर ध्यान दीजिए कि मगम्मा के परिवार में कुल कितने आदमी थे, तो बात करेंगे कि 4। ठीक है, फिर है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो नजम्मा मगम्मा की पुत्र वधू थी। ठीक है, कि दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देता है, तो बहुओं को। किसको संदेश देता है, बहू को। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें देख लिए। फिर है नेक्स्ट दूसरा है कि मगम्मा को किससे विवाद था। ठीक है, मगम्मा को किससे विवाद था, ध्यान दीजिए, तो बोलेंगे कि बहू से। मगम्मा को किससे विवाद, बहू से। ठीक है, फिर है कि शादी के बाद मगम्मा से कौन अलग रहने लगा, तो आंसर हो जाएगा बेटा। फिर है कि गांव जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो आंसर में रंगप्पा, ये जुआरी किस्म का लड़का। फिर है कि मगम्मा क्या बेचती थी, तो आंसर हो जाएगा दही। फिर है कि मगम्मा कैसी थी, यानी बोलेंगे अंधविश्वासी। ठीक है, फिर है कि सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था, यानी सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण था कि बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना। ठीक है, फिर है 20 नंबर कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, तो आंसर नंबर ए यानी मगम्मा ने। किसने कहा, मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी में अनुवादक किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा बी आर नारायण ने। ठीक है, फिर है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, तो आंसर नंबर बेंगलुरु से। ठीक है, फिर है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर नंबर डी यानी कर्नाटक। ठीक है, 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार के कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा। कथावाचक को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी, तो दही। क्या दिया करती थी, दही। जेकर दही चूड़ा के अभी टाइम ऑल है, वही चलते दही वाली मगम्मा पढ़ा दिए। देखो यहाँ। फिर है कि मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था, तो बोलेंगे कि मगम्मा का पोता, मगम्मा के पोता। ठीक है, 26 नंबर है जो ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर में कि अधिक बुद्धिमान कौन थी, तो नजम्मा। ठीक है, फिर है कि मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, तो बोलेंगे एक ग्रामीण महिला की, ये वो गांव की महिला की है, ये ग्रामीण महिला। बहू की दशा है, यानी बोलेंगे मगरमच्छ जैसा, मगरमच्छानिया। ध्यान दीजिए। दही वाली मगम्मा
शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, यानी बोलेंगे अमराई का कुआं। फिर है कि मगम्मा बारसों से किस विधि से दूध दिया करती थी, यानी दही दिया करती थी, तो बारी से, यानी रोज आकर दही देना, महीने के बाद पैसा लेना, इसी को बोलते हैं बारी 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 बारी। ठीक है, आगे देखें। फिर है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो बोलेंगे कि पोता के लिए। फिर है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी, नजम्मा मगम्मा की कौन थी, बहू। ठीक है, 32 हो गया। 33 नंबर देखेंगे कि रंगप्पा कैसा किस्म का आदमी था, तो आंसर नंबर डी, यानी कि लंपट, जुआड़ी, बदमाश, सभ्य, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, यानी कि 6 जून 1891, यानी आंसर नंबर डी। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था, यानी कोलार। श्रीनिवास जी का जन्म कोलार के कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, फिर है कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो कन्नड़, यानी कर्नाटक के, तो कन्नड़ भाषा के। शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं, तो आंसर नंबर बी, यानी बारी। क्या बोलते हैं, बारी। फिर है कि जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी बात, क्या बोलेंगे, बात भी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, आंसर नंबर सी। फिर है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है या पक्ते किस कहानी की है, तो हो जाएगा आपको दही वाली मगम्मा। ठीक है, फिर है कि पैसे को यहाँ वहाँ रखने से क्या मिलेगा, तो गाड़ कर रखने से, आंसर नंबर ए। फिर है जितना झगड़ा होता है उतना बढ़ती है क्या चीज़, उम्र। अब एक चीज़ और इनको दिक्कत था मगम्मा के कि उम्र के बाद में बूढ़ी को एक चीज़, पैसा तो कमाती थी लेकिन डर लगता था ना, धीरे धीरे टेंशन होता गया कि बेटा तो लगा नहीं रहा था, इसको डर लगता था कि भालना कहिए मर जाएंगे। ठीक है, कि झगड़ा होता है ना, जाके लेखक के माँ से कह रही थी, तो उम्र है ना जो घट जाती है कि बढ़ जाती है, सब बात। एक दिन और ऐसा हुआ जो देखिए कि बेचारी के एक दिन ला रही थी पोता के लिए मिठाई टोकरी में करके, और ऊपर से क्या हुआ कि टोकरिए में से कौआ हो गया पार। ठीक है, ध्यान रखिए, टोकरिए में से कौआ, टोकरिया पर से कौआ पार हुआ, मिठाइया को देख के कौआ लोल मारवे करेगा। ठीक है, अब पार हो रहा था लेकिन कौची हुआ कि आप ही काश कहती है कि हमरा आज कौआ लांग देखो, हमारी उम्र कम हुआ कि ला पैसा रख ले रहा हम मार जबुआ। ठीक है, तो कहा जाता है देहात में कि कौआ लांग जाता है तो उम्र घट जाता है आदमी को। ठीक है, अभी इसको डर समा गया ऐसा ऐसा बात। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा, तो मगम्मा ने। ठीक है, फिर है ध्यान दीजिए कि 42 नंबर तक हो गया ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। सब्जेक्टिव में एक लाइन अंडरलाइन कर करके एक बार देखते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं, आपको 7 से 8 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो एक बार देख लेते हैं इसको अच्छा से ताकि एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए। कह रहा है बर्निका भाग 2 दही वाली मगम्मा, ऑब्जेक्टिव देख लिया, अब है सब्जेक्टिव आपको। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला है कि मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो मगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को किसी बात को लेकर पीट रही थी। यह देख मगम्मा ने उससे बोला क्यों रे राक्षसिनी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, यानी राज से राक्षसिनी, राज से बन गया रामायण। ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर है क्वेश्चन कि रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। ये रंगप्पा तो गर्दा छोड़े ले। ठीक है, ध्यान दो। तो बात करेंगे इसमें कि रंगप्पा गांव का एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था जो मगम्मा से कर्ज के रूप में उसका सारा धन लेना चाहता था। बाबू सारा धन। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, यानी बोलेंगे कि बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को सहारा लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, वह मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। ध्यान दीजिए मैं। फिर है कि मगम्मा ने अपनी बहू को शादी में क्या क्या दिया था। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मगम्मा ने अपनी बहू के शादी में बहू को काड़े, कर्णफूल, झुमके, पदक इत्यादि दिए थे, पायल, झुमका, झुमकी सब। ठीक है, टोकरी मोकरी थोकड़ी थोकड़ी सब। ध्यान दीजिए। फिर है कि मगम्मा ने अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ा, कैसे। मगम्मा का पति उसे छोड़ दिया किंतु मगम्मा अपने बेटे को नहीं छोड़ी। ठीक है, उसे अपने पास रखी, पाल पोसकर बड़ा की, उसे पढ़ाई लिखाई, फिर उसकी शादी की। मगम्मा ने अपना सारा धर्म निभाया और वह अपना धर्म नहीं छोड़ी। ये अपना माँ होने के नाते पूरी धर्म निभाया। ध्यान दीजिए। लेकिन अगर इस जगह पिता होते ना तो आजकल बोलेंगे तो 70% से 80% ऐसा पिताजी है ना कि बेटा को छोड़िए ना, वो अपना मत कहो, पिताजी को मत कहो। ध्यान दीजिए आगे। फिर है कि मगम्मा की बहू नजम्मा अपने सास से क्यों समझौता कर लिया। ये बोलेंगे कि मगम्मा की बहू नजम्मा ने अपनी सास से इसलिए समझौता कर लिया कि कहीं सास दूसरे को रुपया ना दे दे। ठीक है,
इसलिए समझौता कर लिया कि कहीं सास दूसरे को रुपया पैसा न दे दे। रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था, ठीक है अंदर जी। तो रंगप्पा मगम्मा के गांव का एक आदमी था जो जुआरी और लंपट किस्म का था। जब रंगप्पा को पता चला कि मगम्मा अपने बेटे से अलग रह रही है तो मगम्मा के पीछे पड़ गया। एक दिन मगम्मा से हाल चाल पूछा और बोला कि मुझे रुपयों की ज़रूरत है, दे दो, लौटा दूंगा। ठीक है, मगम्मा ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। तो रंगप्पा बोला पैसे यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या फ़ायदा है मगम्मा। दूसरे दिन अमराई के कुआं के पीछे वह मगम्मा का हाथ पकड़ लिया आगे मैंने कुआं के पीछे और कहा जरा बैठो मगम्मा, जल्दी क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर ध्यान दीजिए, एक है कि मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। बहू ने सास को समझौता के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो इसको भी देखिए। तो बोलेंगे कि बहू को जब पता चला कि रंगप्पा उसकी सास यानी मगम्मा के पीछे पड़ा है तो उसके कान खड़े हो गए। उसे लगा कि कहीं सास के रुपए और पैसे रंगप्पा ना ले ले, इसलिए नजम्मा बेचैन हो गई। तब उसने एक योजना बनाई, ठीक है, और अपने बेटे से कहा जा दादी के पास, तुझे मिठाई देती है ना, अगर मेरे पास आया तो पीटूंगी। बच्चा भी जाकर मगम्मा के पास रहने लगा। मगम्मा भी पोते को चाहती थी। तब बेटे और बहू ने आकर कहा कि उसी दिन गलती हो गई मम्मा, हमें माफ़ कर दो। मगम्मा अब खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ रहने लगी और धीरे धीरे बहू ने शहर में दही बेचने का धंधा भी अपने हाथ में ले लिया। उसकी मनसा भी पूरी हो गई। उसकी मनसा क्या हो गई, पूरी हो गई। ध्यान दीजिएगा। कोनो दिक्कत कौन हो तो बोली, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो ये बात दही वाली मगम्मा, तो इसको हम लोग पढ़ लिए ना। तो इस चैप्टर में अगर बात करेंगे तो दही वाली मगम्मा, अगला चैप्टर बर्निका वाला जो है जो ढहते विश्वास, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए इस चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते रहिए और इसी प्रकार मज़ा आएगा पढ़ने में, पढ़ते रहेंगे आगे।